अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आए हैं कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा, और यही मैं कहना चाहता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट जो है हमारी केयर टेकर उसके बारे में। पता नहीं किसने किस तरह के मशवरे दिए हैं इनको और कैसे ये पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने में ये अपना किरदार सारे अदा कर रहे हैं। बेसिकली तो बेवकूफ़ी में करते हैं, लेकिन चलें कर बैठते हैं। और मैं कोई बहुत सख्त अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल किसी के कर सकता, किसी के लिए वजह दो, एक मेरी अपनी तरबियत और दूसरा फिर इन लोगों के इन लोगों के मनसब और इन लोगों की उम्रें। तो मैं इनके लिए बहुत सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, लिहाजा अपनी चंद गुजारिशात आपके सामने रख देता हूँ और इन लोगों के सामने रख देता हूँ कि जिनसे इस तरह के ब्लंडर होते हैं। हमने रिसेंटली देखा इमरान खान साहब ने जेल से एक आर्टिकल लिखा जो इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ। अब ये बाय इन्विटेशन था, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, जब आप पढ़ेंगे तो बाय इन्विटेशन। बाय इन्विटेशन का मतलब ये कि जनाब इमरान खान साहब को मदऊ किया गया या इमरान खान साहब से रब्ता किया गया कि आप इस टॉपिक के ऊपर आपका व्यू, आपकी क्या टेक है, व्यू पॉइंट क्या है, हमें वो लिख कर दीजिए कि हमें बताइए, हम वो छापना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने लिख दिया। अब लिखने के बाद कहानी क्या होती है जनाब, बहुत वायरल होता है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई पाकिस्तान में, ये वो एंड एवरीथिंग, उसकी तरफ जाने पे मैं आ जाता हूँ। लेकिन पहले बड़े ब्लंडर्स और फिर छोटे ब्लंडर्स की तरफ आते हैं। बड़ा ब्लंडर मुर्तजा सोलंकी साहब जो हमारे केयर टेकर मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा, टुडे वी आर राइटिंग टू द एडिटर ऑफ द इकोनॉमिस्ट अबाउट एन आर्टिकल purportedly written by Mr. Imran Khan. It is puzzling and disconcerting that such an esteemed media outlet published an article in the name of an individual who is in jail and who has been convicted. We believe it is critically essential to uphold ethical standards and promote responsible journalism. We should like to know how editorial decisions was made and what considerations were taken into account regarding the legitimacy and credibility of the content by the economist. उन्होंने अपनी कंप्लेंट की, क्या पता है कि आपको ठीक है नहीं है, आप कैसे ये आपने पब्लिश कर दिया, और और फिर साथ उन्होंने ये भी लिखा कि हम ये चाहते हैं कि कोई और आपने कभी तारीख में इकोनॉमिस्ट ने इस तरह का कोई घोस्ट आर्टिकल जेल्ड पॉलिटिशियन का किसी का और का छापा या नहीं छापा। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये इन्होंने ट्वीट कर दी। अब ट्वीट करने के बाद इनके साथ क्या हुआ कि जनाबे वाला एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी रीडर्स कम्युनिटी, जिसमें आप तस्दीक कर सकते हैं किसी भी गलत चीज़ की कि कोई गलत ट्वीट है, गलत खबर है और वो बहुत ज़्यादा अटेंशन पकड़ जाती है, उसको तस्दीक की जा सकती है। तो फिर नीचे लोगों ने तस्दीक ऐसे की कि जनाब इमरान खान साहब का सेंटेंस सस्पेंड हो चुका हुआ है, और उसमें नीचे लिखा, दिस ट्वीट इज फॉल्स, इमरान खान कन्विक्शन वाज सस्पेंडेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द इकोनॉमिस्ट आर्टिकल इज लेजिटिमेट एंड क्रेडिबल, नो एविडेंस ऑफ घोस्ट राइटिंग और डबल स्टैंडर्ड। कि जनाब घोस्ट राइटिंग का या मतलब ये कि किसी ने भी लिख दिया और पब्लिश इमरान खान के नाम से हो गया, हमारे पास इस तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला। ऑन द रिकॉर्ड है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की सजा जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। अब ये आर्टिकल मिलियंस मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचा है। सिर्फ द इकोनॉमिस्ट ने अपने हैंडल से जो ट्वीट किया था ना, वो अब तक 1.45 मिलियन तक पहुंच चुका है इंप्रेशन उसके। और इसी तरह ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर हुआ है, डायरेक्टली वेबसाइट से लोगों ने पढ़ा है, मिलियंस। और इसमें तमाम तर इस आर्टिकल को सुपर हिट आर्टिकल बनाने में कारकर्दगी है हमारी केयरटेकर हुकूमत की। छप गया था, चुप करके बैठे रहते, ना शोर मचाते, अपने शोर मचाया, कम्युनिटी गाइडलाइन पे आ गई, आपका नीचे आपको झूठा भी साबित कर दिया। बेसिकली आपने एक ये चीज भी साबित कर दी कि इमरान खान इस टाइम के ऊपर गलत तरीके से जेल में रखा गया, क्योंकि जब उन्होंने नीचे लिख दिया कि जनाब इंटरनेशनल आउटलेट जब ये लिख रहा है और उसके नीचे लोग लिख कर उनकी तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब का सेंटेंस या उनकी जो सजा है वो तो सस्पेंड हुई है, फिर भी उनको जेल में रखा गया, तो आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि निगरान हुकूमत किस तरह इमरान खान के खिलाफ एक पार्टी है और इमरान खान को नाजायज़ तौर के ऊपर उन लोगों ने जेल में रखा हुआ है। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी इसके ऊपर व्लॉग कर रहे हैं, बहुत सारे शोज़ कर रहे हैं कि जी ये सिक्योरिटी इदारे जो है ना, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल है कि कैसे एक कैदी जो है जेल में बैठा हुआ इमरान खान, उसका मजमून उसके नाम से छप गया था, ये कंटेंट कैसे निकला और कहाँ तक ये पहुंचा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इन अकल के अंधों को, मैं आई एम सॉरी टू से दैट, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट, लेकिन इन अकल के अंधों का, और ये हमारा कैंसर है मुआशरे का, इनकी साइडें, इनकी लाइल्मी, इनकी कम तालीम, कम पढ़ा लिखा होना, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे होना, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे होना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, बड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने इस कौम का। ब्रिटिश राज में मौलाना आज़ाद 12 बरस कैद रहे। मौलाना आज़ाद ने अपनी शुरा आफाक किताब गुबार खातिर किला अहमदनगर में लिखी। नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अपने अयाम असीरी में लिखी। इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं जो इंटरनेशनली क्लेम या बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने ये किताबें जेलों में लिखी। एक और थे अहमद अल्तान,
imprisoned in Turkey when his book I Will Never See the World Again, ये एक टर्किश राइटर है, सियासतदान अहमद अल्तान, उनकी किताब आई विल नेवर सी द वर्ल्ड अगेन पब्लिश भी हुई थी, और वो उसको इनाम भी मिला था 50,000 पाउंड का इस किताब को, वो भी उन्होंने जेल में से लिखी थी। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, जब उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि जनाब इनकी आप तकारीर टीवी के ऊपर नहीं दिखा सकते, तो सहाफ़ियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट, एक लंबा चौड़ा नंबर उठकर अदालत से रिजू कर लिया था कि जी आप कैसे लिख सकते हैं, क्या कैसे आप पाबंदी लगा सकते हैं नाम के ऊपर या उनकी तकारीर के ऊपर, और ये वो भी कॉन्विक्ट थे और उनका सेंटेंस सस्पेंड नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बुजुर्गाने सहाफ़त हैं और बुजुर्गाने सियासत हैं, इस मुल्क का कैंसर बन चुके हैं, और इनको फिर अपनी लाइल्मी में इस चीज़ का इदराक नहीं है कि जनाबे वाला ये 1970 या 80 का दौर नहीं है, ये 2024 आ चुका हुआ है, जनवरी 2024 चल रहा है, और आपकी ये लाइल्मी, आपकी ये मुनाफकत आपसे मजीद नफरतें बढ़ाती है, और जिन लोगों के लिए आप ये मुनाफकत करते हो, जिन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप ये मुनाफकत का रूप धारे हुए हो, उन लोगों की नफरत आपकी वजह से मजीद बढ़ती है। डेमोक्रेसी से, इस सिस्टम से, इन पॉलिटिशियन से लोगों का एतबार बढ़ता जा रहा है। मैं इससे सख्त बात नहीं करना चाहता, बार बार कह रहा हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी। आगे चलिए, एक साहब कोर कमांडर हाउस की जिनकी फुटेज आई है, वहां पर जाकर वो एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, वो पत्थर चूम रहा है और वो पता नहीं क्या क्या चूम रहा है, ऑल दैट, मौलवी है। मैंने इस मौलवी के बारे में कुछ पता किया। वो मेरे एक दोस्त हैं, छोटे भाइयों जैसे, मेरे कलीग भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक साहब, उन्होंने उनको डिजिटल मीडिया के लिए रिकॉर्ड किया था, वहाँ से मौलवी पहले भी बहुत वायरल हो चुके हैं। तो ये मौलवी साहब भी उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए थे, जिसमें वो कुछ अपोजिट सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पहले ये कोर कमांडर हाउस वाली बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा जज्बाती सा, एक बड़ा अजीब सा, उन्होंने मौलवी साहब ने वहाँ पर जाकर ड्रामा करने की, पत्थर चूम रहा है, दीवारें चूम रहा है, ये चूम रहा है, वो चूम रहा है, ये मेरी फौज, ओ भाई ये फौज तुम्हारी नहीं है, हमारी फौज है, और इस फौज को पत्थर चूम के तुम इससे इसकी कोई मोहब्बत नहीं बढ़ा रहे, उल्टा इंटरनेशनली इस मुल्क के अंदर तुमने मजाक बना दिया हुआ एक इंस्टीट्यूशन का, तुम जैसे जैलों ने, कि जाके पत्थर चूम के तुम फौज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। मेरे शोधा, कोर कमांडर हाउस के अंदर केड़े शोधा थे यार, शोधा हमारे सर आंखों के ऊपर। लेकिन जब इस तरह के फेक और इस तरह के झूठे और इस तरह के अजीब मेंटली जो, क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं इस तरह के लोगों के लिए, ये लोग जब जाके ड्रामा करते हैं तो फिर वो अजीब सा एक डिस्गस्टिंग सा इमेज आता है। अब मौलवी साहब की थोड़ी सी डिटेल बता दूं। मौलवी साहब का नाम है जी मोहम्मद रियाज, लारी अड्डा लाहौर के रिहायशी हैं। बेसिकली ये सरगोदा में झावरियाँ या झावियाँ, जो झावरियाँ ये है, झावरियाँ के बेसिकली रिहायशी हैं मौलवी साहब। फजलुर रहमान साहब से ये बड़ी अकीदत रखते हैं। उसकी एक वजह ये है कि फजलुर रहमान साहब भी उसी सिलसिले में चले आते हैं जहाँ पर अब्दुल कादिर रायपुरी साहब है, कोई बहुत बड़े अलामे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन अब कोई अलामा हुए, उनसे फजलुर रहमान साहब के वालिद जो है मुफ्ती महमूद साहब, उनकी अकीदत थी, और उसी अकीदत के सिलसिले में ये चलते हुए आते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मौलवी रियाज साहब बहुत अकीदत रखते हैं। अब ये आगे से मरियम नवाज साहिबा को भी कोई वली अल्लाह बनाकर पेश करते हैं, इनकी एक वीडियो आई है। तो वो हमने पूछा कि जनाब बिलाल साहब से मैंने पूछा कि यार ये मौलवी रियाज साहब मरियम बीबी के बारे में जो फरमाते हैं, उन्होंने कहा वो बिल्कुल फरमाते हैं। वो कहते हैं कि मैं मरियम बीबी से अकीदत इसलिए रखता हूँ, या मैं ये इसलिए कहता हूँ कि उनके जलसे में भी जो खवातीन आएंगी वो मुसलमान हो जाएंगी और जन्नत के रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मरियम नवाज साहिबा को अपनी बेटी डिक्लेयर किया हुआ है, और फिर मैंने मरियम नवाज साहिबा के जलसे में जाकर देखा है कि वहां पर जो खवातीन आती हैं वो बापर्दा होती हैं, उन्होंने दुपट्टे लिए होते हैं। मरियम नवाज साहिबा सर से दुपट्टा नहीं उतरने देती, उनके जलसे में किसी किस्म का कोई नाच गाना नहीं होता, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको संद दे दी कि ये मेरी बेटी है, लिहाजा उनके जलसे में भी जो आएगा वो जन्नती है। ये मौलवी रियाज साहब फरमाते हैं। अब इस इंटेलेक्ट के लोग जब इस मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे, जब इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, तो मुझे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे रियाज साहब से ज़ाती तौर के ऊपर कोई शिकवा नहीं, मुझे शिकवा उस मदरसे से है, मुझे शिकवा अपने मुल्क के उस तालीमी निज़ाम से है कि जिसके नतीजे में मौलवी रियाज साहब जैसे लोग पैदा होते हैं। आपने वो पैदा कर दिए, अब वो मौलवी रियाज साहब का एक जो माइंड सेट था वो मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुँच गया, मिलियंस में से ज़्यादातर लोग उनसे नफरत करते हैं। तो वो नफरत के रिस्पॉन्सिबल भी क्या आप और मैं नहीं है, कि इस नफरत के फैलने के पीछे जो वजह है उसके ऊपर बात नहीं हम करते। मौलवी साहब कोर कमांडर हाउस चले गए। हाँ, कोर कमांडर हाउस वाली स्टोरी भी मैंने बिलाल साहब से पूछी कि आपकी मौलवी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी मेरी बात हुई रियाज साहब। उन्होंने कहा जी मैं चाहता था, मौलवी रियाज ने जो बिलाल साहब को बताया, उन्होंने कहा जी मैं चाहता था कि मैं कोर कमांडर हाउस जाऊं और मैं वहां जाके जो पत्थर तोड़े गए, जो दीवारें तोड़ी गई, उनका बोसा लूं, उनको चूमूं, अपनी अकीदत का इजहार करूं। और मौलवी रियाज साहब का पैगाम आप तमाम लोगों के लिए ये है
کہ آپ کو بھی فوج سے محبت کرنی چاہیے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج سے نفرت کون کرتا ہے, 9 مئی کی سپورٹ کون کرتا ہے, 9 مئی کو کون کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا تھا. تو پھر آپ کو مولوی ریاض صاحب ہی ملے تھے جنہوں نے وہاں پر جانا تھا اور جا کر یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنا اور باقی اس ملک کا اور کور کمانڈر ہاؤس کا الٹا مذاق اڑوانا تھا. دس از رانگ. اس کی مذمت ہر ذی شعور کرتا ہے. اس کو کسی بھی کاز میں جان ڈالنے کے لیے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر بات کریں تاکہ آپ لوگوں سے لوگ سیکھ سکیں. اب مولوی ریاض صاحب جب کسی بھی چیز کے اوپر بات کریں گے تو ان سے کون سیکھے گا؟ وائرل تو ہو گئے مولوی صاحب, اور مولوی صاحب کو جو القابات مہذب لوگوں نے, جو پڑھے لکھے لوگوں نے دیے ہیں, اس کے بعد میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا. مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں وہ القابات اور وہ جس نام سے مولوی صاحب کو نوازا گیا میں وہ نام بھی استعمال کروں. کبھی وہ مریم نواز کو ولی اللہ بنا رہے ہیں, کبھی وہ فضل الرحمان صاحب کو ولی اللہ بنا رہے ہیں, کبھی وہ خود کل کو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھے بھی کہہ دیں گے کہ میں تو کنفرم جنتی. یہ عجیب ناسور ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ یہ جاہلیت جو ہے اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے, اور اس جاہلیت کو اللہ پاک ختم کرے. اس میں آپ, میں, ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کیا کریں, تعلیم دیا کریں لوگوں کو. آپ کو لگے کہ جڑا کوئی ہے بندہ انج دے اینو تعلیم زیادہ دی ضرورت ہے, اور وقت صرف کریا کرو. ویسے تو ٹکر مارنے کے برابر ہے, لیکن دیٹس ہاؤ اٹ از. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.